ठीक है। तो पहले सेमिस्टर में हम लोगों ने पढ़ाई करे थे पंच महाभूत विज्ञान, औस, कफ, वात, पित्त, त्रिदोष, फिर रस विपाक, ठीक है, गुण के बारे में। इस प्रकार से जो बेसिक चीजें जो जरूरी था, ठीक है, वही चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई करी। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर पढ़ाई करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था कि एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल होता है आयुर्वेद में। पढ़ाई करेगी नहीं। सेकंड जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, रोगानुत्पादन अध्याय। रोग क्यों बनते हैं, कौन कौन से शरीर में बैग होते हैं, उसको क्यों रोकना नहीं चाहिए, यदि रोकते हैं तो कौन कौन से रोग आते हैं। फिर ऋतुचर्या, दिनचर्या। इस प्रकार से हम लोगों ने पूरी तरह से फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करे। सेकंड सेमेस्टर में हम आयुर्वेद के जो 8 अंग हैं, उनमें से पहला अंग, इंपोर्टेंट अंग है, जो है कुमारव्रत्य, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। जो इंपोर्टेंट है, जानना जरूरी है, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो सबको दिखाई दे रहा है सिलेबस? इज इट विजिबल टू ऑल? थोड़ा रेस्पॉन्ड करें। सबको दिखाई दे रहा है? तो इसका इंट्रोडक्शन पहले जानेंगे। कुमारव्रत्य क्या है, क्यों आया, ठीक है, ये चीज क्यों आया। अष्टांग हृदय में है कुमारव्रत्य, ठीक है, आप पढ़ाई कर सकते हो। तो इसका परिभाषा क्या है, इसका इतिहास के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे, ठीक है। तो बाल चिकित्सा जो है, जिसको हम पेडियाट्रिक्स कहते हैं, इसमें आयुर्वेद का क्या दृष्टिकोण है, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। कुमारव्रत्य की जो विशेषताएं हैं, अन्य चिकित्सा शाखाओं से कैसे अंतर है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। फिर आएंगे गर्भावस्था के ऊपर, तो वहां जानेंगे कि गर्भस्थ बाल का किस प्रकार से विकास होता है। आप सबको पता है कि भगवान जो विष्णु भगवान है, उनका 10 अवतार हुआ है, ठीक है, मीन, ठीक है, फिर आपके कुर्मी अवतार, इस प्रकार से लास्ट में पूर्णांग मनुष्य अवतार, मतलब हमारे परशुराम के अवतार हुए हैं। तो ये जो क्रम है, जिस प्रकार से होता है हमारे शरीर में भी, जो पोइटस जिसको बोलते हैं, भ्रूण जिसको कहते हैं, ठीक है, उसका विकास किस प्रकार से होता है, हम थोड़ा जानेंगे। ये साइंस की चीजें हैं, साइंस स्टूडेंट लोग बेहतर तरीके से इसको कैच कर पाएंगे। फिर भी ये हम पूरी साइंटिफिक हिसाब से हम जानेंगे कि किस प्रकार से गर्भावस्था में जो बाल है, जो शिशु होता है, किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसका सेकेंड जो चीज है कि जब माताएं मतलब कंसीव कर रहे हैं, तो उस समय से पहले क्या क्या संस्कार होना चाहिए, वो आएगा गर्भ संस्कार में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो गर्भ संस्कार, जब दंपति दोनों प्लानिंग रख रहे हैं कि एक अच्छा संतान लाएंगे, जो कि संस्कारी होगा, गुणी होगा, प्रतिभावान होगा, शक्तिशाली होगा, विद्यावान बनेगा, ठीक है, शक्तिमान होगा और बुद्धिमान होगा, ताकि और संस्कारवान, इस प्रकार के जो मानव जो रचना हो, जो करेंगे, जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों, जो ऋषि महर्षि लोग करते थे, उसके लिए एक संस्कार होता था। 16 संस्कार में एक संस्कार गर्भ संस्कार। तो पूरी तरह से गर्भ संस्कार के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सबको जानना चाहिए। और ये यदि हम ठीक से यदि गर्भ संस्कार करेंगे, तो मानव जो आत्माएं हैं, जो अच्छी आत्माएं हैं बाहर, वो अच्छा एक भ्रूण में कन्वर्ट होकर एक अच्छा माता के गर्भ में वो
आ सकते हैं। जो अच्छा माता का जो गर्भ है वो कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से प्लानिंग होना चाहिए, इसके बारे में पूरी तरह से हम गर्भ संस्कार में पढ़ाई करेंगे। गर्भ संस्कार और गर्भिणी परिचर्या। फिर जन्मजात रोग। जब बच्चे लोग आएंगे तो स्टार्टिंग से उनके पास जीरो इम्यूनिटी होता है, मतलब प्रतिरोधक शक्ति से वो लोग लेस हैं, मतलब कम है उनके भीतर। तो किस प्रकार से उनके रोगों से कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या रोग हो सकते हैं और कैसे हम आयुर्वेद के माध्यम से उनको ठीक कर सकते हैं। फिर विशेष करके गर्भावस्था में कैसे पोषण होना चाहिए मातृ और शिशु को, और उसके बाद मतलब जब डिलीवरी के बाद, प्रसव के बाद किस प्रकार का पोषण होना चाहिए मातृ और शिशु दोनों को, इसके बारे में न्यूट्रिशनल वैल्यूज के बारे में, ठीक है, हम पढ़ाई करेंगे। फिर किस प्रकार से नवजात शिशु का देखभाल हम करेंगे। जात कर्म संस्कार जानते होंगे आप, ठीक है, ये सारे चीज, स्तनपान किस प्रकार से करेंगे, धात्री का चयन, ठीक है, ये सारे चीज हम करेंगे। फिर तेल मालिश करने का विधि, ठीक है, गर्भनाल, ठीक है, नाल जो होता है, गर्भनाल का कर्तन, अनेक प्रकार का चीज होते हैं। आफ्टर बच्चे जब जन्म लेता है तब उसका जो क्रिया, नेक्स्ट लेवल का जो चीज होता है, हमारे आयुर्विज्ञान के हिसाब से किस प्रकार का है, सूत्र के अनुसार हम करेंगे। अष्टांग हृदय में सूत्र बताया गया है, उसी सूत्र को हम फॉलो करते हुए हम ये सारे संस्कार विधि, ठीक है, ये सब पढ़ाई करेंगे। फिर शिशु का पोषण और विकास, ठीक है, जो स्तन होता है उसका जो दुग्ध, उसका जो गुण, प्रकृति, परीक्षण। अभी फिलहाल देखो माताओं में ये सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं कि जो जहरीला चीज हम खा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सब गाय से ही मतलब दूध लाते हैं और पूरी तरह से स्वस्थ है, ऐसा नहीं। गाय जो गौ माता होती है, भले ही वो कूड़ा कचरा या कोई भी जहरीला चीज खाए, ऐसा माना जाता है, और परीक्षा में भी ये सिद्ध हुआ है कि उसकी दूध में कोई भी ऐसा नकारात्मक या विषैला पदार्थ नहीं आती है। हालांकि मनुष्यों के जो मतलब जो महिलाओं में, विशेष करके महिलाओं में जो दूध का परीक्षण हुआ है, उनमें से जो खेती बाड़ी में मिलती हुए जो भी मतलब विषैला चीज, जहरीला चीज चले आते हैं ऑटोमेटिकली। तो यदि जो नवजात शिशु जिसके पास जीरो इम्यूनिटी है, अगर वो उसको पी तो क्या मतलब उसका विकास हो सकता है। इसीलिए हमारे आयुर्वेद में, विशेष करके अष्टांग हृदय में, स्तन का जो दुग्ध है उसका गुण, विकृति, परीक्षण का विधि बताया गया है, ठीक है। भाग प्रकाश निघंटु में भी कुछ कुछ अच्छे मतलब किस प्रकार का होना चाहिए गुण, इसके बारे में बताया गया है, हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। फिर अन्य संस्कार जैसे शिशु का होता है, उपनयन होता है, अन्नप्राशन संस्कार, ठीक है, ये कैसे होना चाहिए, इसमें स्वास्थ्य विज्ञान क्या छुपा हुआ है। अन्नप्राशन ऐसे करने से नहीं होता है, अन्नप्राशन का भी विधि विधान है। अन्नप्राशन एक प्रकार का एक टॉनिक है, पढ़ाई करेंगे बाद में, जब आपको मैं पूरी तरह से पढ़ाई करूंगा। बट जब मैं आपको कहूंगा कि उपनयन के बाद जो संस्कार आएंगे, ठीक है, अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार में बच्चे को कैसे हम एक परिवर्तन, क्योंकि बच्चे में एक परिवर्तन आने वाला है, तो उसको कैसे प्रस्तुति करें और किस प्रकार से उसको रोगों से बचाएं। तो अन्नप्राशन संस्कार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। फिर
उसका जो शारीरिक मानसिक विकास के क्या क्या मानक हैं, उसको कैसे हम जाने कि इसका विकास मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक हो रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। फिर कुछ सामान्य बाल रोग जितने भी होते हैं मॉडर्न साइंस के हिसाब से और आयुर्वेद साइंस के हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। जैसे आप सबको पता है जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है। तो पीलिया में कैसे, मतलब बच्चे जब जन्म लेता है तो कुछ ही घंटे के बाद उसको पीलिया हो जाता है, डर जाते हैं लोग, कई घंटों तक या कई दिनों तक भी लाइट में रखते हैं, इस प्रकार का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये पीलिया क्यों होता है और पीलिया का किस प्रकार से समाधान है आयुर्वेद में। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के मतलब रोग हैं जो आ सकते हैं नवजात शिशु को, तो इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। बाल रोग के बारे में, उसका दोष, धातु, मल के अनुसार जो रोग होते हैं उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। फिर जो मानसिक विकार या ग्रह रोग जिसको हम कहेंगे, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। कुपोषण, पक्का जिसको कहेंगे, कुपोषण जनित रोगों के बारे में पढ़ाई करेंगे। श्वास, कास, अतिसार, कुष्ठ, विशेष करके कृमि तो आमतौर पर ज्यादा दिखाई देता है, तो इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ाई करेंगे। तो रोगों के बारे में जब पढ़ाई करेंगे तो उसका चिकित्सा और औषधि, इसके बारे में भी पढ़ाई करेंगे। उसका किस प्रकार के, मतलब उसको किस प्रकार का दवाई का जरूरत होता है, उसका मात्रा, अनुपान, समय। ठीक है। विशेष औषधियां जैसे कि घृत हो गया, घी, अवलेह, अवलेह चूर्ण, जो अनेक प्रकार के अवलेह चूर्ण देते हैं और शहद से मिलाकर जो बनाए जाते हैं, चटाते हैं, इस प्रकार का अनेक प्रकार के हैं। और लास्ट में जो टीकाकरण, हालांकि टीकाकरण जो चीज है इसके बारे में पूरी तरह से हम मतलब मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी पढ़ाई करेंगे। और हमारे आयुर्वेद में, जैसे मैंने कल कहा था कि कश्यप मुनि का जो फॉर्मूला होता है, ये कश्यप मुनि के फॉर्मूले से जो 100% इम्यूनाइजेशन, मतलब 100% प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाला ऐसा क्या क्या चीज होता है आयुर्वेद पे, इसके बारे में पूरी तरह से हम पढ़ाई करेंगे। बहुत अच्छा। फिर योग और दिनचर्या का जो महत्व है माता के लिए और बच्चे के लिए, आप लोग जानते होंगे बच्चे लोगों को भी एक्सरसाइज किए जाते हैं, तो कौन कौन से एक्सरसाइज किस प्रकार से किए जाएंगे, कौन कौन से रोग होने से किस प्रकार का एक्सरसाइज होना चाहिए, ये पर्टिकुलरली हम पढ़ाई करेंगे। इसको हम कहेंगे, ये जो अध्याय होगा उसको टीकाकरण और रोग निवारण अध्याय। ठीक है। कौन कौन से टीका, कौन से नक्षत्र, मैंने कहा था एक एक नक्षत्र होते हैं पर्टिकुलरली हमारे शरीर को इम्यूनाइजेशन देने के लिए, वो मदद करते हैं। जब मैंने एस्ट्रो आयुर्वेद में आप लोगों को पढ़ा रहा था उस समय कहा था कि कुछ नक्षत्र कुछ पर्टिकुलर जड़ी बूटी को सपोर्ट करते हैं, कहा था कि नहीं। राशियां हैं, नक्षत्र हैं, ये सारे जो हैं पर्टिकुलर समय में एक्टिवेट होते हैं, तो उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे हमारे शरीर को बेहतर बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग, तंदुरुस्त बनाने के लिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। सबको सुनाई दे रहा है? इज इट ऑडिबल टू ऑल? थोड़ा रेस्पॉन्ड करिए। ठीक है। ये आ गया आपके पेडियाट्रिक्स में बाल रोग या कुमार होते हैं। थोड़ा थोड़ा मैंने जो चीज इंपॉर्टेंट लगा मुझे, वही चीज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है, वो है औषधि विज्ञान या औषधि पौधों का विज्ञान। तो मैंने यहाँ एक लिस्ट बनाया है, क्योंकि हमको बहुत सारे हजार से भी ज्यादा तादाद में हमको औषधि पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेना है। जितने ज्यादा हम जानकारी लेंगे उतना ही ज्यादा क्या हमारा नॉलेज आयुर्वेद में
अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, मजबूत बनेंगे, हमारे कंसेप्ट और हमारे पास अस्त्र शस्त्र भंडार बनेंगे। जितना ज्यादा अस्त्र शस्त्र का भंडार होगा अब उतना ही कारगरी एक वैद्य बनेंगे। तो उसको देखते हुए मैंने ज्यादा से ज्यादा औषधि मतलब पौधों को क्लासिफिकेशन करने का कोशिश किया है। करीब 35 मतलब 35 भाग में औषधि द्रव्यों, औषधि जो पौधे हैं उनको किस प्रकार से, कैसे, कौन से बेसिस पे उनको क्लासिफाई करेंगे, और एक एक मतलब क्लासिफिकेशन आप लोगों के लिए मतलब समझने के लिए, रोगों का ठीक से उपचार करने के लिए एक काम आएगा। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या कहना चाहता हूं? इज इट ऑडिबल टू ऑल? थोड़ा रेस्पॉन्ड करें। सबको सुनाई दे रहा है? तो सेकेंड पार्ट जो है पूरी तरह से हम औषधि पौधों के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो ऐसे तो औषधियों तो बहुत सारे हैं, आप जहां जाएं पौधे हैं, पेड़ है, कुछ भी आपके समक्ष में कोई भी ग्रीन का चीज मतलब हरे भरा चीज अभी दिखाई दे तो उसमें कुछ ना कुछ मेडिसिनल चीज होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए किस प्रकार से काम आएंगे ये जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो मैंने इसको पूरी तरह से आप लोगों के लिए पूरी तरह से सहज, इजी बनाने के लिए क्लासिफिकेशंस को ही ज्यादा महत्व दिया है, क्योंकि इसी क्लासिफिकेशन के माध्यम से हम प्रवेश करेंगे औषधि जो पौधे होते हैं उनको जानने के लिए। ठीक है, तो इजी हो जाएगा सबको जानने के लिए। तो किस प्रकार से मैं इसको क्लासिफाई कर रहा हूं थोड़ा देख लो। ठीक है, इसको किस प्रकार से हम क्लासिफाई करेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो पहला जो क्लासिफिकेशन मैंने दिया है, इसमें से अनेक प्रकार के क्लासिफिकेशन है। ठीक है, देखो अनेक प्रकार के क्लासिफिकेशन, उसका यूज किस प्रकार से, यहां देखो पंच महाभूत की बेसिस पे भी है, दिखाई दे रहा है सबको? पंच महाभूत की बेसिस पर भी है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। रस रस पंचक के अनुसार, मतलब रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, इसके बारे में मैंने पहले ही आपसे मतलब डिस्कशन कर चुका हूं। ये तो इंपॉर्टेंट आप सबको पता है। ठीक है, लेकिन जो चीज ज्यादा महत्व है वो स्टार्टिंग में है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे कि औषधीय उपयोग के आधार पर, बेस्ड ऑन मेडिसिनल यूज। ठीक है, बेस्ड ऑन मेडिसिनल यूज कि ये कौन से मेडिसिन के लिए काम आएगा। ज्योतिलाल जी सुनाई दे रहा है आपको? इज इट ऑडिबल टू ऑल? तो जहां नहीं आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है। आप अपने माइक को ऑन करें और पूछ सकते हैं। ठीक है, तो औषधियों जो पौधे हैं उनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण हम किस प्रकार से करेंगे। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है औषधीय उपयोग के साथ, कि इसको हम किस प्रकार से हम उपयोग करेंगे। उपयोग मतलब कोई दवाई होता है या कोई औषधि होता है जिसको हम ज्वर के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, ज्वर नाशक, किसी को हम वातहर या अंग्रेजी में जिसको एंटी इंफ्लामेटरी कहते हैं, सूजन दूर करने वाला। तो उसको किस प्रकार से, उसका उपयोग के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन।
ठीक है, मैंने थोड़ा एग्जांपल दिया कि डाइजेशन को इंप्रूव कराने के लिए पाचक जो पौधे होते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं, पाचक रस को मतलब प्रदान करते हैं, इस प्रकार का जो उपयोग है, अनेक प्रकार के उपयोग एज पर उनका मेडिसिनल यूज। कोई बुखार के लिए आता है तो इसको कहते हैं एंटीपेरेटिक, अंग्रेजी में कहते हैं कि नहीं, एंटीपेरेटिक, ज्वर नाशक। तो उपयोग के आधार पर हम जानेंगे। फिर जो है वनस्पति भागों के आधार पर, मतलब वनस्पतियों के जो अंश हैं, ठीक है, पार्ट्स, उनका जो पार्ट्स हैं, जैसे कि पत्ता का एक, ठीक है, पत्ता का यूज अलग होता है, फूल का अलग होता है, फल का अलग होता है, उसका जड़ का यूज अलग होता है, उसका छिलका या छाल का यूज अलग होता है, फिर उसका जो भीतर वाला जो कांड होता है या कंद होता है उसका यूज अलग होता है। तो इसी आधार पर हम वनस्पतियों को या औषधीय पौधों को विभाजित करेंगे। फिर गुण दोष के आधार पर, ठीक है, गुण दोष के आधार पर, जैसे मैंने कहा कि उसका रस विपाक, विपाक के आधार पर, रस के आधार पर, रस मतलब वो किस प्रकार का है, वो मधुर है, कषाय है, कड़वा है, लवण है, किस प्रकार का है। फिर गुण के आधार पर, गुण मतलब क्या है, लघु है या गुरु है, मतलब पचने में वो हल्का है या गरिष्ठ है। फिर वीर्य, वीर्य दो प्रकार के होते हैं, उष्ण वीर्य है या शीत वीर्य है। फिर विपाक, विपाक तीन प्रकार के, उसको खाने के बाद का जो मतलब डाइजेशन के प्रक्रिया के बाद जो रस निकलता है, जो स्वाद आता है मुंह में, उसके पास फिर उसका प्रभाव, उसको जब हम खाएंगे या उसको यूज करेंगे तो उसका प्रभाव किस प्रकार से होता है, पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है, हमारे ऊपर उसका कैसा प्रभाव रहता है, हमारा शरीर को वो किस प्रकार का प्रभाव डालता है, हमारा ओरा लेवल के साथ भी उसका प्रभाव रहता है, हमारा भाव के साथ प्रभाव रहता है, हमारा चिंतन के साथ प्रभाव रहता है, हमारा बड़ी एक्टिविटीज के साथ उसका प्रभाव रहेगा। तो किस प्रकार का वो प्रभाव होता है, इसी आधार पर हम औषधि पौधों का वर्गीकरण करेंगे। फिर रासायनिक घटकों के आधार पर, बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे मैंने कहा कि हमारा एक अंग है जो रसायन जो चिकित्सा के लिए यूज होता है, जरा चिकित्सा के लिए, तो यहाँ हमारे जितने भी पौधे होते हैं यदि हम उनको विशेष करके रसायन घटकों के आधार पर यदि हम उसको व्यवहार करेंगे कि कौन से पौधे में कैल्शियम होता है, कौन से पौधे में आयरन होता है, आपको तो पता है ना। तो जब मान लो किसी एक मरीज को आयरन का डिफिशियंसी है तो उसको कौन से पौधे या कौन से औषधि दरकार होगा, उसी हिसाब से। तो बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब घटक, उसमें कौन से रासायनिक घटक है जिसको हम सेवन कराएंगे, पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से उसको घटक का जो अभाव है, रासायनिक घटक या केमिकल या कोई भी विटामिन हो सकता है, कोई मिनरल्स हो सकता है, उसी अभाव को दूर करने के लिए कौन कौन से जड़ी बूटियों के पास उनको जाना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से हम क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। फिर हाँ, फिर जो है क्रियात्मक, ठीक है, क्रियात्मक, बेस्ड ऑन एक्शन और इफेक्ट, उसका क्रिया मतलब जो औषधि हम यूज करेंगे तो उसका काम क्या होगा हमारे शरीर के ऊपर, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका एक्शन क्या होगा, उसी के हिसाब से हम क्लासिफाई करेंगे। तो जो चीज हम
कोई भी मतलब औषधि को ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर, उसका एक्शन क्या होगा, मतलब वो आगे पढ़ेंगे कि वो हमारे लिए तुरंत एक्शन मतलब कार्यकारी होगा या धीमा होगा या लेट काम करेगा, उसका क्या होगा एक्शन, और जिस जिस उद्देश्य से हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वही उद्देश्य से वो काम हो रहा है कि नहीं, उसका इफेक्ट कैसा है। तो क्रियात्मक श्रेणियों के आधार पर हम औषधि पौधों का क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर आयुर्वेदिक जो दोष है, आपको पता है 3 दोष हैं, वात पित्त कफ। उन्हीं के अनुसार कि किसी को वात का रोग है तो कौन से औषधि का सेवन करेंगे, पित्त का रोग है तो कौन से औषधि का सेवन कराएंगे, और इसको मिलाकर भी करो, वात पित्त है, कफ वात है या कफ पित्त है, मिलाकर करें, त्रिदोष है। तो इस प्रकार के जो दोषों के अनुसार भी हम औषधियों पौधों का चयन करेंगे। तो इसका वर्गीकरण इस प्रकार से है। फिर भेषज कल्पना या फॉर्मुलेशन टाइप। आपको पता है कि फॉर्मुलेशन मतलब क्या है कि 2-3 औषधि को मिलाकर कुछ चीज बनाना, ठीक है। जैसे हम फॉर्मूला गणित में फॉर्मूला यूज करते हैं a+b होल स्क्वायर, इस प्रकार से कुछ दोनों को मिलाकर कुछ चीज बनाना, फॉर्मूला बनाना। उसमें से कुछ घटक मतलब ऐसा नहीं है कि औषधि द्रव्य केवल पौधों में है, कुछ औषधि हमारे मिट्टी में भी मिलते हैं, उनको भी मिलाकर उनके साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करके जो चीज हम बना सकते हैं उसको फॉर्मुलेशन टाइप के आधार पर। तो यहाँ तो औषधियां जो पौधे हैं उनका जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे तो फॉर्मुलेशन के हिसाब से, ठीक है। जैसे क्वाथ बनाते हैं नहीं, क्वाथ, हाँ आपको पता है क्वाथ बनाते हैं, क्वाथ में क्या होता है, अनेक प्रकार के जड़ी बूटियां रहते हैं, उनका जड़ रहता है, ठीक है, मिलाकर फॉर्मुलेशन इस प्रकार का हम बनाते हैं। फिर है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था लास्ट टाइम जब हम पढ़ाई कर रहे थे रोग के प्रकार, सुख साध्य कष्ट साध्य रोग, इस प्रकार के बारे में जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय मैंने कहा था कि भौगोलिक क्षेत्र कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है। जैसे कि किसी को कफ का रोग है और वो समुद्र के किनारे रहता है तो वो क्या होगा, कष्ट साध्य रोग हो जाएगा, क्योंकि समुद्र के किनारे कफ का एरिया है, कफ रोग है, तो कफ का रोग कफ किस श्रेणी में है तो थोड़ा कष्ट होगा उसको ठीक करने में, ठीक है। तो भौगोलिक आधार पर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जंगल में है, जंगल है, जंगल का क्षेत्र है, उनमें से जो जड़ी बूटियां होंगे वो थोड़ा बहुत पावरफुल होंगे। मैं हर वक्त रेकमेंड करता हूं सब लोगों को कि यदि आपको जड़ी बूटियों का कलेक्शन के लिए जाना है तो सबसे जो पहला ऑप्शन होना चाहिए वो है ऐसे एक जंगल पे जाएं जहां मनुष्य लोगों का आता गमन ना हो, ज्यादा ना हो, ठीक है। जहां मनुष्य लोगों का गमन कम हो, वहां का जो जड़ी बूटी होंगे श्रेष्ठ साबित हो सकते हैं, ठीक है। फिर मरुस्थल है, मरुस्थल है, मरुस्थल का जो जड़ी बूटी होंगे वो क्या होंगे, शुष्क टाइप का होंगे, वात प्रधानी होंगे, तो उनको किस प्रकार के रोग में काम मतलब यूटिलाइज करेंगे, हम हमारे जरूरत के हिसाब से करेंगे। फिर जलीय क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया कि नदी के पास, ठीक है, या आपके झरने के पास, या आपके जो मतलब झील के पास, या आपके समुद्र के पास, इस प्रकार के जो जलीय क्षेत्र हैं वहां पाए जाने वाले जड़ी बूटियां। तो इसीलिए इस प्रकार से हम भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर औषधि द्रव्यों का या औषधि पौधों का क्लासिफिकेशन करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है दैनिक उपयोग या रसायन प्रयोग के अनुसार। जो मैंने बताया कि जो बुजुर्ग हैं, जो मतलब बूढ़े हो चुके हैं, उनको दैनिक उपयोग के लिए कुछ जड़ी बूटियां हर रोज चाहिए होती है। क्यों? उनके पास रसायन चीजों का आवश्यक हर वक्त पड़ता है। एक बच्चे या युवावस्था में जो लोग हैं, उनको दैनिक औषधि करने का आवश्यक नहीं है। क्यों? उनके शरीर में जो चीज घट गया ऑटोमेटिक बन जाता है। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, जो वृद्धावस्था में हैं, उनको दैनिक उपयोग करने वाले या रसायन प्रयोग करने वाले औषधियों का आवश्यक होता है। तो ये दैनिक उपयोग करने वाले क्या क्या औषधि होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है। फिर है आधुनिक विज्ञान द्वारा मॉडर्न, जिसको फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये थोड़ा मैंने अपने हिसाब से जोड़ा, क्योंकि हमको भी कोरिलेट करना है एलोपैथी विज्ञान के साथ। कोई आए आपको कहे कि मैं एंटीबायोटिक खाए, आपको पता नहीं होगा एंटीबायोटिक क्या है। कोई आपको कहेगा कि एंटी इंफ्लामेटरी है। एंटी मतलब क्या? जो बातहर, हमारे भाषा में, आयुर्वेद भाषा में जो बातहर है, उसको एंटी इंफ्लामेटरी कहते हैं। कोई कहेगा कि ये एंटीपैरेटिक है, ज्वर नाशक है। आप समझते होंगे ज्वर नाशक, लेकिन वो कहेगा एंटीपैरेटिक। तो मॉडर्न फार्माकोलॉजी के हिसाब से हमारे आयुर्वेद में हम किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करेंगे, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। फिर सिद्ध प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट है। सिद्ध प्रणाली में विशेष करके जो तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में सिद्ध का, या केरल में सिद्ध प्रणाली से चिकित्सा होता है। ठीक है। तो उसमें से जो भी मेडिसिन यूज करते हैं, तो 3 प्रकार से वो लोग करते हैं। एक उत्तम श्रेणी से जो तुरंत ही करेगा वो, फिर मध्यम, और थोड़ा धीमा किस्म का, इस प्रकार से वो क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उसके हिसाब से भी हम हमारे आयुर्वेद में सिद्ध प्रणाली के अनुसार मेडिसिन को, आयुर्वेद जो पौधे होते हैं उनको क्लासिफिकेशन करेंगे और पढ़ाई करेंगे। फिर औषधि अवधि के आधार पर कि एक औषधि जो है, एक पौधे का जो, जैसे कि नीम का पत्ता है, उसको कितने देरी तक उसको यूज करना है, कितने दिनों तक इसको यूज करना ठीक रहेगा। तो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन और इफेक्ट, ठीक है, उसका पूरी तरह से फायदा उठाने के लिए उसको, उसका ड्यूरेशन के हिसाब से एक एक जो पौधे होते हैं, हम उसके हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। इज इट विजिबल टू ऑल? सबको सुनाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है? इज इट विजिबल टू ऑल? सबको सुनाई दे रहा है? सबको सुनाई दे रहा है? नहीं, सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं? सबको सुनाई दे रहा है? सबको सुनाई दे रहा है? इज इट ऑडिबल टू ऑल?
रेस्पॉन्ड सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है सबको? इतने दिन मतलब जो चीज मैंने कहा सबको सुनाई दे रहा था? अभी तक जितने भी मैंने चीजों के बारे में आपको बता रहा था सबको सुनाई दे रहा था ठीक ठाक? 3 मिनट से प्रॉब्लम था। आप लोगों ने थोड़ा मैसेज कर देना चाहिए यदि ऐसा प्रॉब्लम है हो रहा है तो, क्योंकि मुझे यहाँ पता नहीं चला। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो आपको मैं देख नहीं पा रहा हूँ सब लोगों को। तो यदि ऐसा प्रॉब्लम आए कि आपको मेरा आवाज ना सुनाई दे तो तुरंत ही प्रतिक्रिया दे दें। कैसे? आप मैसेज करके दे सकते हैं। और वैसे तो यदि नेटवर्क का इश्यू भी आ सकता है तो मैं आपका वॉइस भी नहीं सुन पाऊंगा, तो थोड़ा व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करें। ठीक है? अभी ठीक है? दिखाई दे रहा है? अ, मैंने मैंने कहाँ तक आपको मतलब बताया था? कहाँ तक आपको याद है? कौन से चीजों के बारे में डिस्कशन हो रहा था? कट गया था हमारा कनेक्शन। कोई बता सकता है? वहां से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आप लोगों को मैं थोड़ा रिकैप्सुलेट कर लेता हूँ, सबको थोड़ा याद करा लेता हूँ कि हम लोगों ने पहले पार्ट में बाल चिकित्सा के ऊपर पेडियाट्रिक्स के ऊपर पढ़ाई करें, मतलब सिलेबस के ऊपर हम पढ़ाई अभी फिलहाल कर रहे हैं। उसका पहला पार्ट डिस्कशन करे थे। सेकंड जो पार्ट है वो है औषधियां जो पौधे होते हैं उनका वर्गीकरण। हम किस प्रकार से हम करेंगे हमारे, जैसे कि वो हमारे काम में आए और याद भी आ जाए कि हम इसको इस प्रकार से हम क्लासिफाई करेंगे या वर्गीकरण करेंगे कि ये हमारे लिए याद बने और हमारे काम में आए। तो मैंने बताया आप सबको कि 1000 से भी ज्यादा औषधि पौधे हैं और हर औषधि पौधों में कुछ ना कुछ औषधीय तत्व हैं हमारे जरूरत के हिसाब से। लेकिन उसको हम कैसे यूटिलाइज करें, उनको कैसे हम याद रखें कि ये पूरी तरह से पूरा 1000 से भी ज्यादा औषधियों पौधे के बारे में हमारा ज्ञान बढ़े। ठीक है? तो इसी हेतु मैंने क्या किया, औषधियों पौधों को अनेक प्रकार के उन्हीं के यूजेस के अनुसार, उपयोग के अनुसार, और उन्हीं को कैसे हम रोगों के लिए यूटिलाइज करेंगे, इसी हेतु मैंने इसको अनेक भागों में विभक्त किया है। ठीक है? ये जो चीज है ये चरक संहिता या आपके सुश्रुत संहिता में नहीं मिलेगा इस प्रकार से। ठीक है? ये मेरा खुद तो बनाया हुआ सिलेबस है। ठीक है? क्यों? क्योंकि हम जल्दी से सब लोगों को ये जो आयुर्वेद का ज्ञान ठीक हिसाब से देना चाहते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आप लोग वैद्य बनकर अपने ही क्षेत्र में पूरी तरह से चिकित्सा में पारंगम हो। इसी हेतु ये सिलेबस को इजी करते हुए आप लोगों के लिए, आप लोगों के फायदा के लिए, ज्यादा से ज्यादा कैसे आप लोगों को जड़ी बूटियों के पास जाकर उनका ज्ञान आरोहण करना है, इसी हेतु ये सिलेबस का मैंने संकलन करे हैं। ठीक है? अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन करे हैं औषधीय औषधीय जो उपयोग के आधार पर बेस्ड ऑन मेडिसिनल यूजेस। फिर उनका जो पार्ट्स होता है, अंश होता है, भाग होता है वनस्पतियों में, जैसे मैंने कहा उनका पत्ता, उनका फूल, उनका जो वर्ड्स होते हैं, उनका जड़ होते हैं, इनके आधार पर क्लासिफिकेशन हो सकता है। रस के आधार पर क्लासिफिकेशन हो सकता है, गुण के आधार पर हो सकता है, वीर्य के आधार पर, विपाक के और प्रभाव के। फिर रासायनिक घटकों के आधार पर बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएशन कि एक एक औषधि में एक एक प्रकार के रासायनिक तत्व होते हैं, उन्हीं को कैसे हमको यदि चाहिए होता है तो पर्टिकुलरली उन्हीं के ऊपर हमको जाना है और उसको यूटिलाइज करना है।
उसी पौधे को हम सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये पढ़ाई करे थे, ये आ रहा है ना याद सबको? ये सब कुछ मैंने पढ़ाई ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, सब थोड़ा रेस्पॉन्ड करें, मेरा आवाज क्लियर है? हाँ, तो ये सब हमने डिस्कशन करे थे। फिर दोषों के ऊपर डिस्कशन करे थे कि जो 3 दोष हैं, फिर उनको मतलब जुड़ा कर मिलाकर फिर दो 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 3 और एक त्रिदोष होता है। 7 प्रकार के जो दोष होते हैं, इस 7 प्रकार के दोषों को देखते हुए हम कैसे आयुर्वेदिक पौधे के ऊपर शोध करेंगे या ज्ञान आहरण करेंगे। ठीक है, फिर भेषज कल्पना, जैसे क्वाथ हो गया, क्वाथ बनाने का, या कुछ जो रसायन का चीज आता है उनको भी मिलाकर जो मतलब फॉर्मुलेशन करना पड़ता है। तो फॉर्मुलेशन के लिए हमको कौन कौन से औषधि पौधों के पास जाना पड़ेगा? फिर क्या है, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर मैंने कहा था, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जैसे कि आपको कुछ ऐसे जड़ी बूटियों का तलाश है जो कि जलीय क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, एक आपके पास ऐसा एक मतलब रोगी आ गया जिसको कि पित्त का दोष है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पित्त का दोष है तो आपको कब भारी कब जो मतलब जो जड़ी बूटी में भारी कब मतलब मिलता है उसी प्रकार का मतलब मेडिसिन ढूंढना पड़ेगा। और आपको ज्यादा तो ज्यादा जलीय क्षेत्र में जहाँ जल का प्रादुर्भाव ज्यादा है या जल का मात्रा ज्यादा होता है, वहां आपको क्या मिलेगा? इस प्रकार का औषधि मिलेगा। तो आपके पास एक पेशेंट आता है और उसको इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, उनको कफ का प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे? मरुस्थल के पास जाएंगे। ठीक है, जिसके शरीर में जल का तत्व ज्यादा है, इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, जल तत्व ज्यादा है, क्या करेंगे? मरुस्थल के पास जाएंगे, वहां का जो जड़ी बूटी है वो काम आ सकता है, बहुत काम आएगा। जंगल की तरफ जाएंगे तो पूरी तरह से वात पित्त कफ को नाश करने वाला तत्व जड़ी बूटी मिल जाएंगे। इस प्रकार से भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी हम जड़ी बूटियों का क्लासिफिकेशन हम करेंगे। ठीक है, तो दैनिक उपयोग बुजुर्ग के लिए मैंने बताया, रसायन प्रयोग। ठीक है, कौन कौन से जड़ी बूटियों को बुजुर्ग लोग डेली ले सकते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से हम जड़ी बूटियों का क्लासिफिकेशन करेंगे। यहां तक हो गया था या आगे गए थे हम? ये सब याद है ना मैंने जो कहा अभी तक? थोड़ा रेस्पॉन्ड करें। इस सारे चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं। फिर आधुनिक विज्ञान के वर्गीकरण के साथ मैंने कहा था एंटीबायोटिक, एंटीपैरेटिक, एंटी इंफ्लामेटरी, इस प्रकार का जो नाम है। तो कौन कौन से जड़ी बूटी एंटी इंफ्लामेटरी है? हल्दी है, आपको पता है, सूजन कम करती है। ठीक है, कौन कौन से जो जड़ी बूटी है तुरंत ही कोशिकाओं को डेवलपमेंट करता है, पुनर्नवा है। ठीक है, इस प्रकार से आधुनिक विज्ञान के हिसाब से हम वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे। सिद्ध प्रणाली मैंने कहा था तमिलनाडु केरला से होता है, तो वहां से कैसे कौन कौन से जड़ी बूटियों वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। सेकंड, औषधि अवधि के आधार पर कि कितना ड्यूरेशन तक लेना है। जैसे मैंने कहा नीम का पत्ता 7 दिन तक ही लेना है, ज्यादा लेना नहीं है। हर चीजों का एक ड्यूरेशन होता है। तो औषधि यदि आप किसी एक मतलब किसी एक पेशेंट को या किसी रोगी को ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसको कितना सक्षम है आयुर्वेद को लेने के लिए या दवाई लेने के लिए, तो इसी हिसाब से उसी का मेंटालिटी को चेक करते हुए, उसका मतलब उसका फिजियोलॉजी को देखते हुए, शारीरिक गठन को देखते हुए आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि एक औषधि इसके लिए ठीक है, क्योंकि ये अवधि इतने के लिए ही है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था आप पंचगव्य में गोमूत्र 3 महीने से ज्यादा नहीं लेना है, 3 महीने के बाद गोमूत्र काम नहीं करता है। तो सबका एक अवधि है औषधि का।
तो ये अवधि के हिसाब से, ठीक है, हम औषधियों का सेवन करेंगे। तो इसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार से होगा। फिर संयोजन, संयोजन के आधार पर, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन यौगिक क्लासिफिकेशन, ये भी एक प्रकार का फॉर्मुलेशन है, लेकिन यौगिक हमारा जो योग विज्ञान के आधार पर, हाँ, योग विज्ञान के आधार पर जो, और इसको कैसे कॉम्बिनेशन करके हम जो पौधे होते हैं उनके साथ कोरिलेट करेंगे, उनके साथ मतलब संपर्क स्थापना करेंगे, तो ये हमारे शरीर के हेल्थ में मतलब बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेंगे। तो ये भी इस प्रकार का क्लासिफिकेशन हो सकता है। फिर है कि एक प्रभावित अंग के आधार पर टारगेट ऑर्गन सिस्टम, टारगेट ऑर्गन सिस्टम में मतलब हमको ऐसा जड़ी बूटी चाहिए जो मस्तिष्क के लिए ही, केवल मस्तिष्क के लिए मतलब मजबूत प्रदान करे या मस्तिष्क रोगों के लिए ही काम आए। टारगेट ऑर्गन सिस्टम, आपको ऐसा औषधि चाहिए जो लीवर के लिए चाहिए, केवल लीवर के लिए, अन्य अंगों के लिए नहीं चाहिए। टारगेट ऑर्गन सिस्टम, इसी हिसाब से हम देखेंगे आयुर्वेद में कौन कौन से पौधे होते हैं जो एक एक अंग के लिए रिलेशन रखते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है? इज इट क्लियर? सबको सुनाई दे रहा है ना? रेस्पॉन्ड, ठीक है। फिर है पारंपरिक तंत्रों के अनुसार वर्गीकरण, ट्रेडिशनल सिस्टम बेसिस, पारंपरिक तंत्रों के साथ मतलब हमारे जो पूर्वज जिस प्रकार से ट्रेडिशनली जिस प्रकार से ट्रीटमेंट करते थे, ठीक है, उन्हीं के हिसाब से वो कौन कौन से औषधि का व्यवहार करते थे। ये पारंपरिक चिकित्सा, ठीक है, पारंपरिक, जैसे कि सर्दी हो गया तो सबको पता है कि तुलसी के पास जाना है, ठीक है, और किसी जगह किसी कीड़ा ने काट लिया तो सबको पता है कि वहां आपको घृत कुमारी का लगाना है उसको, ठीक है, एलोवेरा जेल उसमें रगड़ना है। ये पारंपरिक चिकित्सा है जो सबको पता है। हाँ, इस प्रकार का जो भी मतलब पारंपरिक ट्रेडिशनल वेज जो है, पारंपरिक जो मतलब चीज है, वर्गीकरण इस हिसाब से हम कर सकते हैं। फिर जो है कि उसका किस आधार पर प्रयोग करें, ठीक है, प्रयोग विधि, जो विधियों के आधार पर, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ यूज, कौन कौन से मेथड हैं उसको व्यवहार करने के लिए है। एक पत्ता है तो उसको आप चबाकर भी खा सकते हो, उसको आप सुखाकर उसको पाउडर भी बना सकते हो, उसको आप मतलब क्वाथ बना सकते हो, ठीक है। तो कौन कौन से आधार पर कौन कौन से मेथड यूज करते हुए उसको प्रयोग करेंगे, इसी है तो जो भी जड़ी बूटियां हैं उन्हीं का वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ये जो चीज अभी मैं बता रहा हूँ थोड़ा आपको समझ मतलब थोड़ा सिंपली आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसके भीतर जाएंगे और कौन कौन से इसी रिलेटेड कौन कौन से जड़ी बूटियां हैं इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ाई करेंगे। तो इसीलिए कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर वो कौन से स्वरूप में मिलते हैं, ठीक है, उनका जो बोटेनिकल नेचर है, मतलब वो स्वरूप के आधार पर कौन से स्वरूप में वो मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक पौधा है जो कि जब आप एक समय पर जाओगे तो वो कुछ अलग प्रकार का होगा और कुछ समय के बाद जाएंगे तो कुछ अलग प्रकार का भी हो सकता है। उसका मेडिसिनल वैल्यूज भी समय के हिसाब से बदलता रहता है और वो हमारे समक्ष जब आ रहा है तो कौन से रूप में वो आ रहा है और उसी रूप को देखते हुए हम क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। तो जो भी बोटेनिकल मतलब जो भी मतलब पौधे होते हैं उनका जो नेचर होता है, उसी नेचर या स्वरूप के आधार पर हम उसको कैसे क्लासिफाई या वर्गीकरण करेंगे।
ऋतु के हिसाब से सीजनल क्लासिफिकेशन, मौसम में हर ऋतु में मतलब हर पौधा हमको सूट नहीं कर सकता है, ठीक है। एक एक पौधा होता है, एक एक ऋतु के अनुसार ही हमको फलदायी होता है। मैंने बताया था कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में ऋतु या जैसे एस्ट्रोलॉजी में राशि या नक्षत्र के हिसाब से काम आते हैं, वैसे ही ऋतु के हिसाब से। अभी आम आम खाएंगे तो शरीर के लिए नुकसान है, ठीक है। अभी वर्षा ऋतु चल रहा है, अभी आम खाने का समय नहीं है, अभी बेल खाने का समय नहीं है, बेल खाएंगे तो नुकसानदायक होगा, अभी ये नहीं है, ठीक है। तो सीजनली हम जानेंगे कि कौन से ऋतु ऋतु के हिसाब से हमको कौन कौन से पौधे के पास जाना है और उसका कौन कौन से हिस्सा या पार्ट्स को व्यवहार करना है, तो ऋतु के हिसाब से हम क्लासिफाई करेंगे। बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, मतलब सामग्री की उपलब्धता, किस प्रकार से वो उपलब्ध हो रहा है, उपलब्धता के आधार पर कैसे वो मतलब हमको जो चीज चाहिए वो चीज कैसे मिल रहा है। जैसे कि अभी अभी जो समय चल रहा है, अभी आपको पत्ता मिलेगा, ठीक है, तो पत्ते का यूज करेंगे। अब बसंत ऋतु में जाओगे तो फूल का आपको मिलेगा, उसमें से जो सेहत वाले चीज आ सकते हैं उसका सामग्री, ठीक है। आपको हेमंत ऋतु में जाएंगे मतलब शीत ऋतु में, तो कंद का व्यवहार करेंगे, ठीक है, कंद मिलेगा उस समय, कंद का यूटिलाइज करेंगे तो बेहतर होगा। शरद ऋतु है, पूरी तरह से उसका छाल का बहुत अच्छा होता है। वैसा ही मतलब उसका सामग्री जो है वो जड़ी बूटी का, उसका सामग्री का उपलब्धता के आधार पर हम उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे। फिर उसका जो सामूहिक उपयोग के आधार पर, ठीक है, सिनर्जिस्टिक यूज, टोटल, जैसे मैंने कहा कि उसका पूरे दिन पंचांग के हिसाब, सामूहिक उपयोग, पंचांग मतलब फूल, पत्ता, उसका टहनिया, उसका जड़, ठीक है, उसका छिलका या छाल, सब सामूहिक उपयोग के इसके आधार पर हम कैसे उसको क्लासिफाई करेंगे। फिर जड़ी बूटियों का एक शक्ति होता है जिसको हम पोटेंसी कहते हैं, जिसको हम पोटेंसी कहते हैं कि नहीं, हमारा जैसे होम्योपैथी में यूज करते हैं 100 पोटेंसी, 1000 पोटेंसी, 1 एम कहते हैं, 100 एम कहते हैं, होता है उसी पोटेंसी के हिसाब से, क्योंकि जड़ी बूटियों के पास भी एक शक्ति है। तो उसी जड़ी बूटियों का जो शक्तियां हैं उनको कैसे हम क्लासिफाई करेंगे कि ये जड़ी बूटियां के पास ये शक्ति है, तो उसी आधार पर हम क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि अश्वगंधा है, ये शक्ति के लिए है, ठीक है, तो अश्वगंधा को पोटेंशियल के लिए, उसका शक्ति के लिए ही हमको व्यवहार करते हैं। शतावरी है, शक्ति के लिए यूज किया जाता है, उसको पोटेंशियल के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो अनेक प्रकार के ऐसे भी बहुत सारे, केवल शतावरी या अश्वगंधा नहीं है, अनेक प्रकार के जो जड़ी बूटियां हैं उनका पोटेंशियल या शक्ति के आधार पर उनका वर्गीकरण हम किस प्रकार से करेंगे, ये पढ़ाई करेंगे, ठीक है। फिर है जड़ी बूटियों का जो संस्कार विधि है, ठीक है, उनको फिर किस प्रकार से पवित्र करके, उनको उनके भीतर पवित्रता, उनको शुद्ध करके, उनको प्यूरिफाई करके किस प्रकार से किया जाता है, और उसमें से जो नेगेटिव चीजें होते हैं उनको दूर किया जाएगा। तो इसी हेतु जो भी जड़ी बूटियां हैं, पौधे होते हैं, तो संस्कार के विधि के अनुसार कौन कौन से जड़ी बूटियों के पास हमको जाना है और हमको हमारे आयुर्वेद में उसको प्रयोग में लाना है, तो इसी हिसाब से हम क्लासिफाई करेंगे। फिर है रोग की अवस्थाओं के अनुसार वर्गीकरण, ठीक है। रोग की अवस्था, रोग 3 प्रकार के हो सकते हैं,
एक अर्ली स्टेज होता है, अभी अभी जस्ट मतलब जस्ट हुआ है रोग। डेवलप स्टेज मतलब रोग मतलब युवावस्था में है, और एक वृद्धा हो गया बहुत, ठीक है, बड़ा हो गया मतलब बहुत दिनों तक हो गया, बाद का प्रकोप होगा। तो उसी हिसाब से उसी स्टेज को देखते हुए कि एक रोग अर्ली स्टेज में है, शिशु अवस्था में है, तो उसके लिए एक अलग प्रकार की जड़ी बूटी चाहिए। जो डेवलप स्टेज में है, थोड़ा मतलब मजबूत हो गया है, शरीर में रूप मतलब बन गया है, उसके लिए अलग। और जो बहुत पुरानी है, ठीक है, जो बहुत पुरानी हो गया है, उनके लिए जड़ी बूटी थोड़ा अलग रहेगा। तो उसी हिसाब से हम क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। वैसे ही आयु वर्ग के हिसाब से, आयु वर्ग के हिसाब से मतलब क्या, छोटे बच्चों के लिए जो औषधि चाहिए वो बुजुर्ग के लिए शायद ना काम करे, या बुजुर्ग के लिए जो बुजुर्गों के लिए जो औषधि चाहिए वो छोटे बच्चे को लिए काम न करे। युवाओं में जो औषधि चाहिए उसके लिए अलग प्रकार का है। तो एज वर्ग के हिसाब से हम फिर जाना पड़ेगा जड़ी बूटियों के पास, उसी हिसाब से क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। सबको सुनाई दे रहा है? थोड़ा रेस्पॉन्ड करें, ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है? ध्यान पूर्वक सब पढ़ाई करें। हाँ, फिर भोजन के साथ, ठीक है, अनुपना, ठीक है, भोजन के साथ कि और कौन कौन से मतलब पौधों को हम भोजन के साथ ले सकते हैं, इन हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, वर्गीकरण करना पड़ेगा कि कौन कौन से औषधि ऐसे हैं जिनको भोजन के साथ ले सकते हैं, कौन कौन से औषधि ऐसे हैं जिनको भोजन के बाद ले सकते हैं, कौन कौन से औषधि ऐसे हैं जिनको भोजन करने से पहले लेना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से भी हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर संवेदनशीलता, संवेदनशीलता या एलर्जी के आधार पर ये एक जड़ी बूटी है तो उसमें थोड़ा सतर्क रहना है कि ये थोड़ा संवेदनशील है। जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो छूते ही मतलब ईचिंग करते हैं, उसको उसमें एलर्जी का तत्व होता है, लेकिन वो फायदे करते हैं, बहुत सारे रोगों में काम आते हैं। लेकिन थोड़ा जानना जरूरी है कि कौन से औषधि ऐसे हैं जो बहुत संवेदनशील एलर्जी करते हैं, या ऐसे भी मतलब उनको मतलब हवा लग जाए तो भी उनका परिवर्तन होता है। तो जो संवेदनशील है उनका सुरक्षा, उनका संरक्षण सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे ऐसे औषधियों का क्लासिफिकेशन हम भी संवेदनशीलता के आधार पर करेंगे, ठीक है। फिर है, जैसे मैंने कहा कि संरक्षण की स्थिति के अनुसार, ठीक है, संरक्षण की स्थिति के अनुसार मतलब ऐसे औषधि है जो पूरी तरह से मतलब विलुप्त है, विलुप्त के आधार पर है, उनका संरक्षण का जो स्थिति है उन्हीं के हिसाब से हम क्लासिफाई करेंगे। आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसे जड़ी बूटियां हैं जो हिमालय क्षेत्र में ही मिलते हैं, और बहुत सारे भी ऐसे मतलब जो मतलब पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं और अग्नि के कारण, अग्निकांड के कारण हर साल नष्ट होते हैं। तो इस प्रकार के जो दुर्लभ, इनको कहेंगे क्या, दुर्लभ, सुलभ नहीं कहेंगे, दुर्लभ, जटिल, हाँ, विशेष करके संरक्षण की आवश्यक होने वाले जो जड़ी बूटियां हैं, इनको एक कितने प्रकार के होते हैं और इनको किस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन करेंगे, इसी आधार पर हम पढ़ाई करेंगे। फिर है प्राकृतिक संसाधनों के अनुसार वर्गीकरण, बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेस, कि हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं हमारे पास, ठीक है, उन्हीं के हिसाब से करेंगे कि आप जहां भी रहते हो, आप जहां भी रहते हो वहां इलाके में जो भी जड़ी बूटियां हैं सबको क्या कहेंगे, उन्हीं एरिया का
या उन्हीं मतलब जो अंचल है, उन्हीं अंचल या उन्हीं परिवेश का संचालन है। तो उन्हीं एरिया में जो मिल 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 रहे हैं, पूरी तरह मैंने कहा था, बहुत बार कहा कि रोगों का उपचार रोगी के पास में ही रहता है। प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, ठीक है, उन्हीं के पास में होते हैं। प्राय मतलब 90% केसेस में ऐसा पाया जाता है कि जो भी रोग होता है उसके पास में ही कहीं ना कहीं जड़ी बूटियां उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो रोग होता है तो थोड़ा देखना चाहिए, कम से कम 1-2 किलोमीटर के भीतर देखना चाहिए कि कौन कौन से वहां जड़ी बूटियां हैं। शायद वो जड़ी बूटियां उन्हीं रोगों के लिए ही काम आ जाए, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन के अनुसार मर्ग ग्रहण करेंगे। फिर है औषधीय मूल्य के अनुसार। देखे होंगे मार्केट में कुछ औषधि का मूल्य इतना ज्यादा रहता है कि लोग उसको खरीदना चाहें तो भी खरीद नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसका डिमांड है, मार्केट में उसका डिमांड है, ठीक है। आप तुलसी का पत्ता बेचने जाओगे तो उसका डिमांड कम है, क्योंकि ये हर जगह उपलब्ध है। अब घृत कुमारी थोड़ा अधिक डिमांड है, ठीक है। आंवला, आंवला का पाउडर, आंवला थोड़ा ज्यादा डिमांड है, ठीक है। तो जो औषधि है उन्हीं का जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसका मूल्य के आधार पर, मार्केट वैल्यू। आप शिलाजित के पास जाओगे, शिलाजित तो बहुत हाईली कॉस्टली है, ठीक है। तो जो जो भी चीज है, मतलब जो भी औषधियां हैं, पौधे भी हो सकते हैं या खनिज भी हो सकते हैं, उनका जो इकोनॉमिक है मतलब मार्केट वैल्यू है, उसी के आधार पर भी हम क्लासिफाई करेंगे। फिर है जैविक क्रिया तंत्र के आधार पर, ठीक है। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन, मतलब वो हमारे शरीर में आगे क्या काम करेगा, हमारे रासायनिक मतलब हमारे शरीर में वो कौन सी प्रतिक्रिया देने वाला है, मतलब वो हमारे शरीर में जल्दी काम करेगा या मीडियम काम करेगा या लेट में काम करेगा, ठीक है। इसी आधार पर हम जड़ी बूटियों का क्लासिफिकेशन करेंगे। मैंने कहा पंच महाभूत के आधार पर, ये पहले वाला था कि कौन सी जड़ी बूटी में आकाश महाभूत है, कौन सी जड़ी बूटी में जल महाभूत है, कौन से जड़ी बूटी में अग्नि महाभूत है, कौन सी जड़ी बूटी में पृथ्वी महाभूत है। ये पंच महाभूत के आधार पर हम भी जड़ी बूटियों का वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे मैंने कहा ये डबल हो गया है, रस पंचक के अनुसार वर्गीकरण, जैसे रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव के अनुसार हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। फिर है इंपोर्टेंट क्या कि सूक्ष्मतम प्रभाव वर्गीकरण, मतलब जो सब्टल एक्शन होते हैं, मतलब उस जो जड़ी बूटियां होते हैं उनका सूक्ष्म प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर कैसा रहता है। बहुत सारे लोग कुछ आयुर्वेद पौधे को तांत्रिक प्रयोग में भी लगाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ही मतलब सेंसिटिव होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। सूक्ष्मतम प्रभाव मतलब हमारे भीतर के सब्टल एक्शंस होता है, मतलब सूक्ष्मतम प्रभाव होता है कि नहीं। आप देखे होंगे, एग्जाम्पल दूंगा तो सबको पता चल जाएगा। पारिजात तो नहीं, ये जो अपराजिता, अपराजिता को प्राय लोग जो तांत्रिक लोग रहते हैं इसको प्रयोग करते हैं तांत्रिक प्रयोग के लिए। तो ऐसे भी होते हैं जड़ी बूटियां जो सूक्ष्मतम प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। तो हम क्लासिफाई करेंगे कौन कौन से ऐसे जड़ी बूटियां होते हैं। फिर जो गुण हैं, जो 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, कि कौन सी जड़ी बूटी सात्विक, कौन से जड़ी बूटी राजसिक के मतलब प्रभाव में रहते हैं, कौन सी जड़ी बूटी जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, तामसिक प्रभाव में आते हैं। हालांकि ये भी जड़ी बूटी में आते हैं। तो इसी हिसाब से गुणों के हिसाब से हम वर्गीकरण करेंगे। फिर है रसायन चक्रों,
7 चक्र हैं हमारे शरीर में। तो जो भी जड़ी बूटी होते हैं कि एक एक चक्र के ऊपर उनका प्रभाव होता है। कोई अनाहत के चक्र के स्वादिष्टान चक्र के ऊपर कोई जड़ी बूटी प्रभाव डालता है, कोई मूलाधार के ऊपर। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे जड़ी बूटियां होते हैं जो हमारे सप्त चक्रों के ऊपर उनका प्रभाव होता है। तो इसी हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। लास्ट में इंपॉर्टेंट वो है कैसे संग्रह करेंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतना पड़ेगा, इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। और जड़ी बूटियों का परीक्षा कैसे होना चाहिए, वो मानव देखो परीक्षा के लिए तो 2 प्रकार का होना चाहिए, एक तो एक्सटर्नल और इंटरनल। मतलब कोई चीज हम बाह्य प्रयोग करेंगे, कोई चीज भीतर प्रयोग कर सकते हैं, मतलब खा सकते हैं, कुछ चीज को बाहर ही यूज करेंगे। जैसे विष कारक जो होगा भीतर नहीं ले सकते, बाहर में यूज करेंगे। तो परीक्षा का जो विधि होगा किस प्रकार से होगा, हमारा जो जरूरत के हिसाब से, और उसके लिए क्या क्या विधि विधान है, ये पढ़ाई करेंगे। फिर है नाड़ी दर्शन। अभी क्यों नाड़ी दर्शन के लिए मैंने ये सिलेबस में रखा कि केवल जड़ी बूटियों जानने से नहीं होगा, आपको शरीर के लिए, शरीर में जो नाड़ियां हैं, मतलब जो लाखों नाड़ी, उनका गतिविधि के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो नाड़ी दर्शन का पहला भाग ये सेमेस्टर में इंक्लूड करते हैं। अन्य कुछ जो जानकारी होगा, जो जरूरत आन पड़ेगा, हम इसी सिलेबस में इंक्लूड करेंगे। तो ये था आप लोगों के सिलेबस। ठीक है, इज इट ऑडिबल टू ऑल? सबको सुनाई दिया? सब लोगों ने सीखे क्या क्या सिलेबस है, मैंने दिया है, ग्रुप में जाकर देख लो सब लोग। ठीक है, कोई सवाल है या कोई जानकारी चाहते हैं या कोई सजेशन है तो कहिए। किसी का कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या कोई कुछ भी हो आपका, अभी 2 मिनट के लिए समय है। नहीं तो रखते हैं, सोमवार से स्टार्ट करेंगे न्यू सिलेबस, जो हमारा सेकंड सेमेस्टर। कल छुट्टी रहेगा, क्यों? आप लोग परीक्षा के लिए थोड़ा पढ़ाई करो, रविवार को आप लोगों की परीक्षा होगा। ठीक है, तो रखते हैं। जय जगन्नाथ।